नमस्कार दोस्तों, स्वयं के कंपाइलर डिज़ाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज भिलाई में कार्यरत हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन या सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद। आइए दोस्तों जानते हैं इसके मुख्य पहलुओं को। सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद पार्सर इनपुट को मान्य करने और कंपाइलर के अगले चरण के लिए आउटपुट उत्पन्न करने के लिए एक CFG अर्थात संदर्भ मुक्त व्याकरण का उपयोग करता है। आउटपुट या तो एक पार्स ट्री या एक अमूर्त सिंटैक्स ट्री हो सकता है। अब कंपाइलर के सिंटैक्स विश्लेषण के चरण के साथ सिमेंटिक विश्लेषण को इंटरलीव करने के लिए हम सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन का उपयोग करते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रोसेस आगे बढ़ता है। वैचारिक रूप से वाक्य विन्यास, निर्देशित परिभाषा और अनुवाद योजनाओं दोनों के साथ हम इनपुट टोकन स्ट्रीम को पार्स करते हैं और पार्स ट्री का निर्माण करते हैं और फिर पार्स ट्री नोड्स पर सिमेंटिक नियमों का मूल्यांकन के लिए आवश्यकता अनुसार ट्री को पार्स करते हैं। सिमेंटिक नियमों का मूल्यांकन कोड उत्पन्न कर सकता है, प्रतीक तालिका में जानकारी सहेज करता है, त्रुटि संदेश जारी कर सकता है या कोई अन्य गतिविधि कर सकता है। टोकन स्ट्रीम का अनुवाद सिमेंटिक नियमों का मूल्यांकन करके प्राप्त परिणाम है। आइए दोस्तों जानते हैं सिंटैक्स डायरेक्टेड अनुवाद की परिभाषा। सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद ने व्याकरण के लिए नियमों को बढ़ाया है जो शब्दार्थ विश्लेषण की सुविधा प्रदान करते हैं। STD में नोट्स से जुड़ी विशेषताओं के रूप में पार्स ट्री को बॉटम अप या फिर टॉप डाउन जानकारी देना शामिल है। सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद नियम का पहला नियम है नोट्स के शाब्दिक मानों का, दूसरा है स्थिरांक और तीसरा है उनकी परिभाषाओं में गैर टर्मिनलों से जुड़े गुणों का उपयोग करते हैं। सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद के लिए सामान्य दृष्टिकोण एक पार्स ट्री या सिंटैक्स ट्री का निर्माण करना है और पेड़ के नोट्स पर विशेषताओं के मूल्यों की गणना कुछ क्रम में जाकर करना है। कई मामलों में एक स्पष्ट ट्री के निर्माण के बिना पार्सिंग के दौरान अनुवाद या ट्रांसलेशन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर हमारे पास एक ग्रामर है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि E implies E plus T और T implies T into F या फिर डॉलर, और F जो है वो इनप्लिट मतलब कि इनिशियलाइजेशन का सिंबल है। यह एक व्याकरण है जो किसी अभिव्यक्ति को वाक्य विन्यास रूप से मान्य करता है जिसमें परिवर्धन और गुणन होते हैं। अब सेमेंटिक विश्लेषण करने के लिए हम इस व्याकरण में STD नियमों को बढ़ाएंगे ताकि पार्स ट्री को कुछ जानकारी पास की जा सके और सिमेंटिक त्रुटियों की जांच की जा सके यदि कोई हो। अब इस उदाहरण में हम दिए गए व्यंजक के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेंगे क्योंकि हमारे पास इस बहुत ही बुनियादी उदाहरण में जांचने के लिए कोई शब्दार्थ दावा नहीं है। तो हम देखते हैं उदाहरण में हमारे पास है E implies E plus T, जिसमें हम इसे डिनोट करेंगे E डॉट वैल्यू से। तो E डॉट वैल्यू जिसको हम वेल से डिनोट कर रहे हैं इक्वल टू E डॉट वैल्यू प्लस T डॉट वैल्यू, और हम पार्स ट्री जो डिनोट कर रहे हैं उसको हम 1 मार्क्स दे रहे हैं। तो ये दिस इज योर PR1, तो ये एक आपका PR1 हुआ। फिर हम दूसरा जो हमारा ग्रामर है वो है E एम्प्लॉयज E डॉट वैल्यू, जिसको E डॉट वैल्यू इज इक्वल टू T डॉट वैल्यू है जिसे हम PR2 से दिखा रहे हैं। फिर हमारे पास है T implies T into F, जिसे हम डिनोट करेंगे T डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कैपिटल T डॉट वैल्यू इंटू F डॉट वैल्यू, और जिसे हम PR3 का नाम दे रहे हैं। फिर अगला जो हमारा ग्रामर है वो है
T implies F, जिसे हम निर्देशित करेंगे T डॉट वैल्यू इज इक्वल टू F डॉट वैल्यू, और इसे हम PR4 से डिनोट कर रहे हैं। और हमारे पास जो अगला टर्म आएगा वो है F इक्वल टू इनिट लिट, जिसमें कि हम डिनोट कर रहे हैं F डॉट वैल्यू इज इक्वल टू जो लेक्सिकल वैल्यू है या इंटरलिट मतलब कि लेक्सिकल वैल्यू उसे डिनोट कर रहे हैं और जिसे हम PR5 से निर्देशित कर रहे हैं। तो अनुवाद नियमों को और समझने के लिए हम E एम्प्लॉयज E प्लस T उत्पादन नियमों में संवर्धित पहले STD को लेते हैं। विचाराधीन अनुवाद नियम में दोनों गैर टर्मिनलों के लिए एक विशेषता के रूप में वैल्यू है जिसे हम वेल से डिनोट कर रहे हैं, और E और T अनुवाद नियमों का दाहिना हाथ उत्पादन नियम के दाईं ओर के नोड्स के विशेषता मूल्यों से मेल खाता है। और इसके विपरीत सामान्यीकरण STD CFG के लिए संवर्धित नियम है, जो पहला व्याकरण के प्रत्येक नोड के लिए विशेषताओं का सेट और दूसरा विशेषताओं स्थिरांक और शाब्दिक मूल्यों का उपयोग करके प्रत्येक उत्पादन नियम के लिए अनुवाद नियमों का एक सेट जोड़ते हैं। आइए यह देखने के लिए एक स्ट्रिंग ले सकते हैं और उसे फिर सेमेंटिक विश्लेषण कैसे कर सकते हैं ये हम देखते हैं। तो हमारे पास है S इक्वल टू 2 + 3 × 4। तो अब हमारे पास इसका जो ट्री बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। हमारे पास रहेगा E, सबसे पहले ये हमारी पेरेंट नोड है, उसके बाद हमने इसे डिवाइड किया हुआ है E + T में जो हमारा चिल्ड्रन नोड हुआ, उसके बाद हम E को डिवाइड कर रहे हैं T में, फिर F में, और उसका जो टर्मिनल है वो है 2। फिर हमारे पास जो T है उसमें हम डिवाइड कर रहे हैं उसे सब स्ट्रिंग T × F में, फिर T जो है वो डिवाइड हो रहा है F में, और फिर F का जो टर्मिनल वैल्यू है वो 3 है और जो F का टर्मिनल वैल्यू है वो है 4। तो अगर हम इसे बॉटम अप प्रक्रिया के द्वारा अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 + 3 × 4 के टर्म में आएगी, क्योंकि जो मल्टीप्लाई है उसका जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम 3 × 4 को ऐड इंटू करेंगे, मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसे ऐड करेंगे 2 से। तो इस प्रकार हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 + 12 और इसका मतलब होगा 14। तो टोटल वैल्यू हमें जो मिलेगी वो होगी 14। अनुवाद नियमों का मूल्यांकन करने के लिए हम पास ट्री पर एक गहराई मतलब हम डेप्थ में जाकर खोज करते हैं, मतलब जिसे हम बोल सकते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च में ट्रैवर्स करेंगे। यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि STD नियम मूल्यांकन पर कोई विशिष्ट आदेश लागू नहीं करते हैं जब तक कि चिल्ड्रन की विशेषताओं की गणना पेरेंट क्लास से पहले से सभी संश्लेषित विशेषताओं वाले व्याकरण के लिए नहीं की जाती है। अन्यथा हमारे पार्स ट्री के माध्यम से पार्स करने के लिए सबसे उपयुक्त योजना का पता लगाना होगा और एक या अधिक ट्रैवर्सल में सभी विशेषताओं का मूल्यांकन करना होगा। बेहतर समझ के लिए हम अपने उदाहरण के अनुवाद नियमों की गणना के लिए बाएं से दाएं फैशन में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, या हम कह सकते हैं बॉटम अप पार्सिंग के तरह इसे हम वर्क कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि हम सबसे पहले टर्मिनल पे जा रहे हैं, मतलब कि हमारे पास जो 2 नंबर था उसमें जा रहे हैं, फिर हम F पे जा रहे हैं, फिर T पे जा रहे हैं और फिर ऑपरेटर्स के पास जा रहे हैं, फिर हम नेक्स्ट टर्मिनल पे जा रहे हैं जिसकी वैल्यू 3 है, और उसके बाद फिर अगेन हम F पे जाएंगे, फिर T पे जाएंगे और फिर ऑपरेटर जो हमारे पास मल्टीप्लाई ऑपरेटर है हम उसमें जाएंगे, और फिर जो हमारे पास टर्मिनल 4 है हम उस पे जाएंगे। इस तरीके से आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हम सबसे पहले टर्मिनल में जा रहे हैं, मतलब हम बॉटम अप पार्सिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टर्मिनल वैल्यू को देख रहे हैं, उसके बाद टर्मिनल से हम उसके पेरेंट नोड पे आ रहे हैं और फिर पेरेंट नोड से फिर उसके सबसे रूट पेरेंट नोड पे आ रहे हैं, और इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम इसे देख सकते हैं कि उपरोक्त आरेख यह दिखाता है कि सिमेंटिक विश्लेषण कैसे हो सकता है। सूचना का प्रवाह नीचे
से ऊपर होता है, या आप कह सकते हैं बॉटम अप पार्सिंग की से होता है, और जो पेरेंट्स हैं वो सभी चिल्ड्रन की विशेषताओं की गणना करते हैं। जैसा कि इस ऊपर चर्चा की गई है कि हम चिल्ड्रन और पेरेंट के बीच अंतर करने के लिए यहाँ पर दाईं ओर से नोट्स को कभी कभी सबस्क्रिप्ट के माध्यम से सबस्क्रिप्ट 1 के साथ डिनोट करते हैं। और इसकी अतिरिक्त जानकारी के लिए हम इसे देख सकते हैं कि हम संश्लेषित विशेषताएं देखते हैं। संश्लेषित विशेषताएं ऐसी विशेषताएं हैं जो केवल चाइल्ड के नोट्स के विशेषता मूल्यों पर निर्भर करती है। इस प्रकार हम इसे देख सकते हैं कि E इम्प्लाइज E प्लस T का मतलब होगा E डॉट वैल्यू इज इक्वल टू E डॉट वैल्यू प्लस T डॉट वैल्यू में नोड E के अनुरूप एक संश्लेषित विशेषता जो है वो है वेल मतलब कि वैल्यू। यदि संवर्धित व्याकरण में सभी शब्दार्थ विशेषताओं को संश्लेषित किया जाता है तो किसी भी क्रम में एक डेप्थ में पहले हम खोज करते हैं, मतलब कि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च में ट्रैवर्स करते हैं और सिमेंटिक विश्लेषण चरण के लिए जो कि पर्याप्त है। अब हम देखते हैं दूसरा चरण जिसे हम बोलते हैं इनहेरिट एट्रीब्यूट्स। इनहेरिट एट्रीब्यूट्स ऐसी विशेषताएं हैं जो पेरेंट्स और सिबलिंग की विशेषताओं पर निर्भर करती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो E का जो पेरेंट है इम्प्लाइज E प्लस टी, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ई पी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई वैल्यू प्लस टी वैल्यू, और टी वैल्यू को हम डिनोट करेंगे टी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई पी डॉट वैल्यू, जहाँ ई एंड ई पी जो है वो पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच अंतर निर्देशित करने के लिए डिनोट किए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो नोड होगा, नोड टी के अनुरूप एक विरासत में मिली विशेषता जो होगी वो वेल होगी, मतलब कि वैल्यू होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहला है वो है क्रियान्वयन में आसानी। एसटीडी प्रोग्रामिंग भाषा का अनुवाद करने के लिए एक सरल और आसानी से लागू होने वाली विधि है। यह व्याकरण नियमों का उपयोग करके अनुवाद नियमों को निर्देशित करने के लिए एक स्पष्ट और संरचित तरीका प्रदान करता है। दूसरा है इसका जो लाभ है वो है चिंताओं का पृथक्करण। एसटीडी अनुवाद प्रक्रिया को पार्सिंग प्रक्रिया से अलग करता है, जिससे कंपाइलर को संशोधित करना और बनाए रखना आसान हो जाता है। यह अनुवाद की चिंताओं को पार्सिंग चिंताओं से भी अलग करता है, जिससे अधिक मॉड्यूलर और एग्जिस्टेबल कंपाइलर डिज़ाइन की अनुमति मिलती है। अब हम देखते हैं कुशल कोड पीढ़ी। एसटीडी अनुवाद प्रक्रिया को अनुकूलित करके कुशल कोड की पीढ़ी को सक्षम बनाता है। यह मध्यवर्ती कोड पीढ़ी और कोड अनुकूलन जैसी तकनीक के उपयोग की अनुमति देता है। सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद के नुकसान। पहला, सीमित अभिव्यक्ति। विशेषता व्याकरण जैसे अनुवाद विधियों की तुलना में एसटीडी में सीमित अभिव्यक्ति है। यह एसटीडी का उपयोग करके किए जा सकने वाले अनुवादों के प्रकारों को सीमित करता है। अगला है इनफ्लेक्सिबिलिटी। एसटीडी उन स्थितियों में अनम्य हो सकता है जहां अनुवाद नियम जटिल हैं और व्याकरण नियमों का उपयोग करके आसानी से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अगला जो है वो लिमिटेड एरर रिकवरी है। एसटीडी अनुवाद प्रक्रिया के दौरान त्रुटियों को उबरने की अपनी क्षमता में सीमित है। इसके परिणाम स्वरूप खराब त्रुटि संदेश हो सकते हैं और इनपुट प्रोग्राम में त्रुटियों का पता लगाना है और उन्हें ठीक करना है, ये मुश्किल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एस एट्रीब्यूट्स और एल सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद में एसटीडी
को एट्रीब्यूट्स कैसे किया जाता है। एसटीडी, एस एट्रीब्यूट्स और एल एट्रीब्यूट एसटीडी तक आने से पहले यहाँ संश्लेषित या विरासत में मिली विशेषताओं के प्रकारों का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। विशेषताएं दो प्रकार की हो सकती हैं, संश्लेषित या विरासत में मिली। तो पहला जो है वो है संश्लेषित विशेषताएं। ये क्या है ये हम देख लेते हैं। एक संश्लेषित विशेषता एक उत्पादन के बाईं और गैर टर्मिनल की एक विशेषता है। संश्लेषित विशेषताएं उन सूचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें पास टी तक पारित किया जा रहा है। विशेषता केवल अपने चिल्ड्रन से मूल्य ले सकती है। तो उत्पादन के आरएचएस में जो भी चर होंगे उसे हम निर्देशित करते हैं। संबोधित गैर टर्मिनल उत्पादन के शीर्ष मतलब कि एलएचएस में होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि A इम्प्लाइज BC है, एक व्याकरण का उत्पादन करता है या एक ग्रामर जनरेट करता है और A की विशेषता B की विशेषता या C की विशेषता पर निर्भर है, तो इसे संश्लेषित विशेषता कहते हैं। अब हम दूसरी जो विशेषता है इनहेरिट विशेषता उसे देख लेते हैं। एक उत्पादन के दाईं ओर एक नॉन टर्मिनल की एक विशेषता को विरासत में मिली विशेषता कहा जाता है। विशेषता या तो अपने पेरेंट्स या फिर सिबलिंग के एलएचएस या आरएचएस में उत्पन्न चर से संबंधित हो सकती है। अब इसमें इसके जो वैल्यूज होंगी उसे हम ले सकते हैं। संबंधित गैर टर्मिनल उत्पादन के माध्यम से हम देखते हैं कि हम आरएचएस में उसे होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर A इम्प्लाइज BC एक ग्रामर का उत्पादन है और B की विशेषता A की विशेषता या C की विशेषता पर निर्भर करती है, तो यह विरासत में मिली या इनहेरिट विशेषता होगी, क्योंकि A एक पेरेंट्स है और C एक सिबलिंग है। तो अब आइए एस एट्रीब्यूट्स और एल एट्रीब्यूट्स के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है एस रिस्पॉन्सिबल एसटीडी। यदि कोई एसटीडी केवल संश्लेषित विशेषताओं का उपयोग करता है तो इसे एस एट्रीब्यूट्स एसटीडी कहा जाता है। इस एट्रीब्यूट एसटीडी का मूल्यांकन बॉटम अप पार्सिंग से किया जाता है, क्योंकि पेरेंट्स नोड के मूल्य चाइल्ड नोड्स के मूल्यों पर निर्भर करते हैं। सिमेंटिक क्रियाओं का आरएचएस के सबसे दाहिने स्थान पर रखा गया है। अब जो दूसरा है वो है एल रिस्पॉन्सिबल एसटीडी। यदि कोई एसटीडी संश्लेषित विशेषताओं और विरासत में मिली विशेषताओं दोनों का उपयोग इस प्रतिबंध के साथ करता है कि विरासत में मिली विशेषता केवल बाएं सिबलिंग से मान प्राप्त कर सकती है, तो इसे हम एल एट्रीब्यूट्स या एसटीडी कह सकते हैं। एल एट्रीब्यूट एसटीडी में विशेषताओं का मूल्यांकन एल एट्रीब्यूट एसटीडी में विशेषताओं का मूल्यांकन डेप्थ फर्स्ट सर्च और बाएं से दाएं पार्सिंग की ओर से किया जाता है। सिमेंटिक क्रियाओं का आरएचएस में कहीं भी रखा जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर एस इम्प्लॉइज ABC है, यहाँ गुण B केवल पेरेंट्स S या उसके बाईं और जो सिबलिंग A है से अपना मान प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह अपने दाहिने भाई या सिबलिंग्स C से विरासत में नहीं मिल सकता है। वहीं A और C के लिए जो भी वैल्यू ली जाती है वो A केवल अपने मूल से अपना मूल्य प्राप्त कर सकता है और C, S और A और B से भी अपना मूल्य प्राप्त कर सकता है, क्योंकि C दिए गए उत्पादन में सबसे दाहिनी विशेषता है। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद का अनुप्रयोग।
इस लेक्चर में हम सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के अनुप्रयोग को भी कवर करेंगे, जहां हम वास्तविक उदाहरण भी देखेंगे और इन अनुप्रयोगों के साथ समस्याओं को कैसे हल कर सकते हैं उसे भी हम जानेंगे। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। इसकी जो पूर्व आवश्यकताएं हैं वो इस तरीके से हैं। सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद का परिचय। सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद, इसका उपयोग सेमेंटिक विश्लेषण के लिए किया जाता है और एसटीडी का उपयोग मूल रूप से व्याकरण और सेमेंटिक क्रिया के साथ पार्स ट्री के निर्माण के लिए किया जाता है। व्याकरण में यह तय करने की आवश्यकता है कि किसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, पहले किया जाएगा और शब्दार्थ क्रिया में यह तय करेगा कि व्याकरण द्वारा किस प्रक्रिया की कार्यवाही की जा सकती है। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका उदाहरण है एसटीडी जो है, एसटीडी इज इक्वल टू ग्रामर प्लस सेमेंटिक्स। तो यहाँ पर ग्रामर हम कह सकते हैं कि ई इम्प्लाइज ई प्लस ई2 है, जहाँ पर ग्रामर ई इम्प्लाइज ई1 प्लस ई2 है, और सेमेंटिक एक्शन जो है वो इस तरीके से हो सकता है कि इफ़ ई1 टाइप इज नॉट इक्वल टू ई2 टाइप देन प्रिंट टाइप मिसमैचिंग। तो ये एक तरीके का एसटीडी ग्रामर हो सकता है, जिसमें हमने देखा कि एसटीडी ग्रामर को ग्रामर प्लस सेमेंटिक एक्शन से दर्शाया जाता है। तो अब हम देखते हैं सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद का अनुप्रयोग। सबसे पहला है एसटीडी का उपयोग अंकगणितीय अभिव्यक्ति को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। दूसरा, इनफिक्स से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में रूपांतरण में इसे उपयोग किया जाता है। तीसरा है इनफिक्स से उपसर्ग अभिव्यक्ति में रूपांतरण में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका उपयोग बाइनरी से डेसिमल रूपांतरण में भी किया जाता है। फिर हम देखते हैं अगला, कमी की संख्या में गिनती में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला है एक सिंटैक्स ट्री बनाने में, और अगला है एसटीडी का उपयोग मध्यवर्ती कोड उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। अगला है प्रतीक तालिका में जानकारी संग्रहित करने में इसका उपयोग किया जाता है। और अगला जो उपयोग है वो है एसटीडी का उपयोग आमतौर पर टाइप चेकिंग के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों जानते हैं इसके उदाहरण। यहाँ हम एसटीडी एप्लीकेशन उपयोग को बेहतर ढंग से समझने के लिए एसटीडी के अनुप्रयोग का एक उदाहरण कवर करने जा रहे हैं। आइए अंकगणितीय अभिव्यक्ति के एक उदाहरण पर विचार करें और फिर आप देखेंगे कि एसटीडी का निर्माण कैसे किया जाएगा। आइए विचार करें एक अंकगणितीय अभिव्यक्ति को, जहाँ पर हमारे पास इनपुट है 2 + 3 × 4 और जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 14। तो हम इस उदाहरण को इस तरीके से देख सकते हैं। हमने इसे पार्स ट्री के माध्यम से निर्देशित किया हुआ है। तो हमारे पास रहेगा पहले e, फिर हमारे पास है e + t, उसके बाद जो टर्मिनल है वहाँ पर 2 वैल्यू है, फिर एक 3 वैल्यू है, फिर अगेन t को डिवाइड किया गया है t × f में, और इसका टर्मिनल जो है वो 3 है और f का टर्मिनल जो है 4 है। तो इस तरीके से जो एसटीडी होगा उसका जो एक्शन है वो इस तरीके से फॉलो होगा। e इम्प्लाइज e + t, जहाँ पर हम इसे जो सॉल्व करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। e डॉट वैल्यू इज इक्वल टू e डॉट वैल्यू प्लस t डॉट वैल्यू देन प्रिंट e वैल्यू। तो हमारे पास e वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे t वैल्यू के लिए। तो t के लिए हम निर्देशित करेंगे e डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t डॉट वैल्यू। तो जो भी वैल्यू e डॉट वैल्यू में होगी अब वो t डॉट वैल्यू में भी आ जाएगी। फिर हम देखेंगे t इम्प्लाइज t × f को हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम निर्देशित करेंगे कि t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू t डॉट वैल्यू × e डॉट वैल्यू। और फिर f में जो हमारा जो फाइनल ट्री बनेगा उसमें हम लिखेंगे t डॉट वैल्यू इज इक्वल टू e डॉट वैल्यू, और f में हमारा आ जाएगा id। तो जो भी f की id होगी उसे हम e डॉट वैल्यू में निर्देशित करेंगे। तो e डॉट वैल्यू इज इक्वल टू id। तो इस तरीके से हमारा सेमेंटिक एक्शन तैयार हो जाएगा। एस एट्रीब्यूट्स और एल सिंटैक्स निर्देशित अनुवाद में एसटीडी को एट्रीब्यूट करना।
एस एट्रीब्यूट्स और एल एट्रीब्यूट एसटीडी तक जाने से पहले यह संश्लेषित या विरासत में मिली विशेषताओं के प्रकारों का एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है। विशेषताएं जो कि हमने अभी पहले कुछ देर पहले ही देखी थी, दो प्रकार की होती है। पहला होता है संश्लेषित विशेषता। यह एक संश्लेषित विशेषताओं का उत्पादन बाईं और गैर टर्मिनल की ओर से विशेषता को निर्देशित किया जाता है। संश्लेषित विशेषताएं उन सूचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें पार्स टी तक पारित किया जा रहा है। विशेषता केवल अपने चाइल्ड से मूल्य प्राप्त करती है और इसे हम आरएचएस में दिखाते हैं। तो संबंधित गैर टर्मिनल उत्पादन के शीर्ष में एलएचएस में होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए ए एम्प्लॉइज बीसी एक व्याकरण का उत्पादन है और ए की विशेषता बी की विशेषताओं और सी की विशेषताओं पर निर्भर है, तो इसे संश्लेषित विशेषता कहेंगे। और इनहेरिट विशेषताएं जो है वो है एक उत्पादन के दाईं ओर एक नॉन टर्मिनल की एक विशेषता को विरासत में मिली विशेषता कहा जाता है। विशेषता या तो अपने पेरेंट्स या फिर अपने सिबलिंग जिसका उत्पादन एलएचएस या फिर आरएचएस में किया जाता है से मूल्य प्राप्त कर सकती है। संबोधित गैर टर्मिनल उत्पादन के जो बॉडी होगी वो आरएचएस में होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए ए एम्प्लॉइज बीसी एक व्याकरण का उत्पादन है और बी की विशेषता ए की विशेषता या फिर सी की विशेषता पर निर्भर है, तो यह इनहेरिट से मिली विशेषता होगी क्योंकि ए यहाँ एक पेरेंट्स है और सी इसका सिबलिंग है। तो आइए एस एट्रीब्यूट्स और एल एट्रीब्यूट्स के बारे में चर्चा करें। पहला एस जिम्मेदार एसटीडी। पहला, यदि कोई एसटीडी केवल संश्लेषित विशेषता का उपयोग करता है तो इसे हम एस एट्रीब्यूट एसटीडी कहते हैं। दूसरा, एस एट्रीब्यूट एसटीडी का मूल्यांकन बॉटम अप पार्सिंग में किया जाता है क्योंकि पेरेंट्स नोड के मूल्य चाइल्ड नोड्स के मूल्यों पर निर्भर करते हैं। तीसरा है सिमेंटिक क्रियाओं का आरएचएस के सबसे दाहिने स्थान पर रखा गया है। एल जिम्मेदार एसटीडी, यदि कोई एसटीडी संश्लेषित विशेषताओं और विरासत में मिली विशेषताओं दोनों का उपयोग इस प्रतिबंध के साथ करता है कि विरासत में मिली विशेषता केवल बाईं भाई बहनों या फिर सिबलिंग से मान प्राप्त कर सकती है, तो इसे एल एट्रीब्यूट्स एसटीडी कहा जाता है। दूसरा जो है वो है एल एट्रीब्यूट एसटीडी में विशेषताओं का मूल्यांकन सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो कंपाइलर डिज़ाइन में उपयोग की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य स्रोत कोड को एक सिंटैक्स ट्री के आधार पर अन्य फॉर्मेट में बदलना है। यहाँ सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के प्रमुख लाभ दिए गए हैं। पहला है सही कोड जनरेशन, मतलब एक्यूरेट कोड जनरेशन। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के द्वारा कोड जनरेशन की प्रक्रिया को सिंटैक्स ट्री के साथ जोड़ा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसलेशन के दौरान कोड की संरचना सही बनी रहती है। दूसरा है समांतर विकास, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। इस तकनीक के तहत ट्रांसलेशन प्रक्रिया को पार्सिंग प्रक्रिया से अलग किया जाता है। इससे दोनों प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से विकसित और प्रबंधित किया जा सकता है, जो कि जटिलता को कम करता है। अगला है आसान त्रुटि पहचानना या एरर डिटेक्शन। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन त्रुटियों को जल्दी पहचानने और सुधारने में मदद करता है क्योंकि यह पूरे कोड की संरचना का पालन करता है, इसलिए किसी भी सिंटैक्स या सिमेंटिक त्रुटि को आसानी से पहचाना जा सकता है। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। एसटीडी का उपयोग विभिन्न प्रकार के भाषा संरचनाओं को सपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसे विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषाओं के साथ आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है। अगला है बेहतर अनुकूलता, बेटर कॉम्पैटिबिलिटी। यह तकनीक विभिन्न प्रकार के कंपाइलर पार्सों के साथ और उनके बीच महत्वपूर्ण संबंध या फिर अनुकूलता प्रदान करती है।
इससे कंपाइलर के विभिन्न चरणों के बीच डेटा का आदान प्रदान सुचारू रूप से होता है। अगला है ट्रांसलेशन की आसानी, एज ऑफ ट्रांसलेशन। एसटीडी के माध्यम से हम यह देखते हैं कि एसटीडी का उपयोग करके कोड को एक भाषा से दूसरे भाषा में बदलना आसानी से हो सकता है। इससे स्रोत कोड के विभिन्न रूपों से आसानी से ट्रांसलेशन किया जा सकता है। इन सभी लाभों के कारण सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन कंपाइलर डिज़ाइन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कोड जनरेशन को सटीक और त्रुटि मुक्त बनाता है। सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन कंपाइलर डिज़ाइन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन कुछ कमज़ोर बिंदु भी होते हैं। तो नीचे कुछ कमज़ोर बिंदु दिए गए हैं, मतलब कि इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहला है जटिलता, जिसे हम कॉम्प्लेक्सिटी भी कहते हैं। एसटीडी में कोड जनरेशन और अनुवाद नियमों को सिंटैक्स के साथ जोड़ा जाता है, जिससे अनुवाद प्रक्रिया जटिल हो जाती है। खासकर बड़े प्रोग्राम में यह जटिलता बढ़ जाती है और इसे समझना और प्रबंधित करना कठिन हो जाता है। दूसरा है परफॉर्मेंस इश्यूज। एसटीडी प्रत्येक सिंटैक्स नोड पर कोड जनरेशन करता है। यह कंपाइलर की परफॉर्मेंस को धीमा कर सकता है। कई बार यह अतिरिक्त प्रोसेसिंग टाइम की आवश्यकता भी कर सकता है, जो कि कंपाइलर की गति को प्रभावित करता है। तीसरा है डिबगिंग की कठिनाई या डिफ़िकल्टी इन डिबगिंग। एसटीडी का उपयोग करते समय डिबगिंग अधिक कठिन हो सकता है, क्योंकि अनुवाद प्रक्रिया में कई नियम और चरण शामिल होते हैं। किसी भी त्रुटि को स्रोत ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगला है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। एसटीडी में अनुवाद नियमों को पहले से ही सिंटैक्स के साथ जोड़ दिया जाता है, जिससे अनुवाद प्रक्रिया में कोई भी बदलाव करना कठिन हो जाता है। इससे अनुकूलता और लचीलापन कम हो सकता है। अगला है सीमित अनुकूलता या लिमिटेड एडेप्टेबिलिटी। केवल कुछ निश्चित प्रकार के अनुवाद और कोड जनरेशन के लिए ही उपयुक्त होता है। जटिल या असामान्य संरचनाओं के लिए एसटीडी की सीमाएं होती हैं। इन कमजोरियों के बावजूद एसटीडी का उपयोग सही परिस्थितियों में बहुत प्रभावी हो सकता है, लेकिन इसके उपयोग से पहले इसकी सीमाओं को समझना और ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।